नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था अंतरिक्ष में फैले मलबे से। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया में एक उग्रवादी समूह है। 2. बोको हराम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है नींव। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। 1. बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना। 2. आंध्र प्रदेश 24x7 विद्युत आपूर्ति। 3. गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना। 4. पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। उपर्युक्त परियोजनाओं को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है? इसका सही जवाब था एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। 2. यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 3. सिगुरहल्ला नदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यानी MTR से होकर बहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, आल्प्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आल्प्स मध्य और भूमध्य सागरीय यूरोप के बीच एक अंतर क्षेत्रीय पर्वत प्रणाली है। 2. माउंट एकोंकागुआ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2. यह वोल्गा नदी पर काखोवका जलाशय के तट पर स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, फाजिल्का ड्रेन हाल ही में खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किस नदी में बहता है? इसका सही जवाब था सतलुज। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है। 2. ऐसा पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत किया गया है। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में बनाया गया था। 2. हेग में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इसकी बैठक होती है। 3. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, मेकेदातु परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है। 2. इसे पहली बार 2017 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। 2. ऑपरेशन मेटल का संबंध हरमंदिर साहिब परिसर पर आक्रमण से था। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG एक संवैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3, यानी पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर के सुरक्षा कवर को कम कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य ऑपरेशन को दिया गया कोड नेम है। यह ऑपरेशन 5 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगाववादियों को निकालने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन के 2 घटक थे। ऑपरेशन मेटल जो हरमंदिर साहिब परिसर पर आक्रमण से संबंधित था, और ऑपरेशन शॉप जो राज्य के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थी। अतः कथन 2 सही है। इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में
संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय मानेसर गुरुग्राम में स्थित है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी देश का चालू खाता देश से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों के प्रवाह को मापता है। 2. भारतीय संदर्भ में निर्यात कम करने और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को बढ़ाने से चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत के व्यापार और चालू खाता घाटा के बढ़ने की संभावना है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चालू खाता देश में आयात और निर्यात होने वाले माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। यह एक देश के विदेशी लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है और पूंजी खाते की तरह देश के भुगतान संतुलन यानी BOP का एक घटक है। अतः कथन 1 सही है। यदि आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक होता है तो चालू खाते में घाटा होता है। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने और सोने, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे गैर जरूरी आयातों पर अंकुश लगाकर चालू खाते के घाटे को कम किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। 2. इसे संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। 3. यह एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में मेघालय ने राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI की सहमति वापस ले ली है। यह कदम उठाने वाला मेघालय देश का 9वां राज्य बन गया। CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर की गई थी। अब CBI भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 1964 द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अतः कथन 2 सही है। CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में नजर आया कवच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए राष्ट्रीय रणनीति, स्वदेश निर्मित और परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, रियल टाइम सर्विलांस ड्रोन या फिर स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली। दक्षिण मध्य रेलवे यानी SCR क्षेत्र में इस वर्ष 2000 किलोमीटर तक की शुरुआत के बाद हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके कवच को देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। कवच एक स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली यानी TCAS है। अतः विकल्प डी सही है। TCAS किसी भी आपातकालीन संदेश को संप्रेषित करने के लिए स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच 2 तरफा रूप से संचार में मदद करता है। कैबिन के अंदर यंत्र पैनल लोको पायलट को बिना दृश्य देखे सिग्नल के बारे में पहले से जानने और वांछित गति बनाए रखने में मदद करता है। लाल सिग्नल को पार करने की मानवीय त्रुटि के मामले में यह प्रौद्योगिकी स्वचालित रूप से स्वयं कार्य करना शुरू कर देगी और इससे अपने आप अचानक ब्रेक लग जाएंगे। कवच ने स्वचालित ब्रेकिंग को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय किया है
कि 2 लोकोमोटिव 380 मीटर की दूरी पर रुक जाएं, जिससे आपसी टक्कर से बचा जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है। 2, यह तितलियों के लिए डिंभ पोषित करने वाला पौधा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से एक नई जिन बेरीज प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा है, जो एक विशिष्ट बड़ा सफेद फल है और यह दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। अतः कथन 1 सही है। ग्लाइकोस्मिस प्रजाति के जामुन में जिन एरोमा की विशेषता होती है और इसे एक खाद्य फल के रूप में लोकप्रियता मिली है। ग्लाइकोस्मिस की अन्य प्रजातियों की तरह यह प्रजाति भी तितलियों के लिए डिंभ पोषित करने वाली है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण अद्यतनीकरण से संबंधित है। 2, वर्तमान में जीएसआई संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई विभाग की स्थापना 5 मार्च 1851 को की गई थी। इसे मुख्य रूप से रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध कोयला भंडार की खोज के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इन वर्षों में यह संस्था न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक भूविज्ञान सूचनाओं के भंडार के रूप में विकसित हुई, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित करते हुए भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया। जीएसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना है। अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई कार्यालय तथा लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, अपरिष्कृत तेल या कच्चा तेल क्रूड ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चे तेल का निर्यात करता है। 2, रूस भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी अब रूसी कच्चे तेल और कजाक सीपीसी ब्लेंड से जुड़े कार्गो को बीमा जोखिम के कारण फ्री ऑन बोर्ड यानी एफओबी आधार पर स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 85% आयात करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। दुनिया में शीर्ष 3 तेल निर्यातक संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रूस है। भारत के लिए 2020-21 में इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष तेल निर्यातक रहे हैं। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 1% रूस से आयात करता है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं के कारण रद्द कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाना था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। इस शो में लगभग 1000 रक्षा फर्मों और 55 देशों के भाग लेने की उम्मीद थी। यह 10 से 14 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाना था। अतः विकल्प सी सही है। अमेरिका, रूस, कई यूरोपीय संघ के देश और यूक्रेन उन देशों में शामिल थे जिन्हें एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेना था। भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर था।
इस शो में जिन 1000 प्रदर्शकों को भाग लेना था, उनमें से 100 से अधिक विदेशी कंपनियां थी। इस कार्यक्रम में उद्यम पूंजीपतियों यानी वेंचर कैपिटलिस्ट को भी रक्षा स्टार्टअप्स में निवेश करने की संभावना को देखते हुए भाग लेना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1965 में निगमित किया गया था। 2. यह भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। 3. इसके 51% शेयर भारत सरकार के पास हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय से 4 सदस्यों को शामिल किया है। जान लेते हैं बाल्को के बारे में। बाल्को को वर्ष 1965 में निगमित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह भारत में पहला PSU था और तब से यह एक महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय औद्योगिक विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, अतः कथन 2 सही है। 2001 में भारत सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के 51% शेयरों का वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी स्टारलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दिया, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारत चीन 1962 युद्ध के मद्देनजर तैयार किया गया था। 2. BSF एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसके पास अपनी एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी दूसरा कथन सही है। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका गठन 1965 के युद्ध के मद्देनजर 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के पास अधिकारियों का अपना काडर है, लेकिन इसके प्रमुख को महानिदेशक यानी DG कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी अपनी एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है, और इसके अलावा ITBP के पास सिर्फ वाटर विंग है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, G7 देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. G7 विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। 2. वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस संगठन की हर साल बैठक आयोजित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि वे यूक्रेन की नागरिक आबादी के खिलाफ रूस के जारी हमलों से मानवीय क्षति से गहराई से चिंतित थे। G7 विकसित देशों के लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर साल बैठक आयोजित करता है, अतः कथन 1 सही है। इसके सदस्य देशों में शामिल है USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK। रूस 1998 से 2014 तक इस मंच से जुड़ा हुआ था। 2014 में क्रीमिया के विलय के कारण रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, अतः कथन 2 सही है। आंतरिक विभाजन और G20 जैसे वैकल्पिक संस्थानों के उदय के कारण कुछ विशेषज्ञों ने G7 की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 2. राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 3. राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।